हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत इफ़ अनलेस का उपयोग करना सीखेंगे और यह भी देखेंगे कि इफ़ के बदले अनलेस का उपयोग कैसे किया जाता है। इसके अलावा दो अलग अलग सेंटेंस को अनलेस का यूज़ करके कैसे उसे कंबाइन किया जाता है, उसे भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इफ़ मतलब होता क्या है। इफ़ मतलब होता है हिंदी में यदि या अगर। यदि या अगर इसका सेंस निकलता है। ठीक है, ये कंडीशनल वर्ड है, कंडीशन शो करता है ये। इसी प्रकार अनलेस जो है इसी का अपोजिट है, समझो। ठीक है, अनलेस मतलब क्या होता है हिंदी में इसका यदि नहीं, जब तक नहीं या अगर नहीं के सेंस में अनलेस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अनलेस बराबर क्या हो जाएगा, इफ प्लस नॉट। ये बोल सकते हैं कि अनलेस का अर्थ होता है इफ प्लस नॉट, मतलब यदि नहीं, जब तक नहीं या अगर नहीं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है देखते हैं। यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़, मतलब इफ़ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करिए करके यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो नियम देखते हैं इसका क्या क्या नियम है। सबसे पहले देखते हैं कि इफ़ को हटाकर, जो इफ़ लगा रहेगा उसको हटाकर हम लोग अनलेस का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा देखते हैं यदि इफ़ वाले वाक्य में, यदि इफ़ से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस रहेगा उसमें अगर डू नॉट का यूज किया गया है तो उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अनलेस अपने आप में क्या है कि नेगेटिव वर्ड है, तो अनलेस के साथ कोई नेगेटिव वर्ड जो है सेंटेंस में नहीं आएगा। तो इफ़ के बाद जो नेगेटिव लगा रहेगा, नॉट लगा रहेगा, डू नॉट हो, उसको क्या करना है, अपने को हटाना है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, इफ़ यू डोंट स्टार्ट नाउ, इफ़ यू डोंट स्टार्ट नाउ यू विल बी लेट। यहाँ पे दो सेंटेंस दिया गया है। पहला सेंटेंस है इफ़ से जुड़ा हुआ, इफ़ यू डोंट स्टार्ट नाउ, और दूसरा सेंटेंस है यू विल बी लेट। अब पहला सेंटेंस में यहाँ पे देखना है इफ़ लगा है, लेकिन उसके आगे सब्जेक्ट के आगे क्या है, यू सब्जेक्ट है, उसके आगे एक डोंट लगा हुआ है, डू नॉट है। ठीक है, तो इफ़ अपने साथ क्या लेता है, नेगेटिव सेंटेंस अर्थ लेता है। अब यहाँ पे डोंट लिया, यहाँ पे इफ़, यहाँ पे डोंट लगा है, इफ़ के बाद क्या है, इफ़ के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद डोंट लगा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस में नेगेटिव है। अब अपने को इफ़ के बदले क्या इस्तेमाल करना है, अनलेस का इस्तेमाल किए। ठीक है, कैसे बनेगा आंसर, इफ़ के बदले अनलेस का इस्तेमाल किए और जो डोंट है उसको हटा देना है। ठीक है, डोंट हट जाएगा तो बचेगा क्या, यू स्टार्ट, यू स्टार्ट नाउ, और उसके बाद कॉमा लगा के यू विल बी लेट। दूसरे सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बना, इफ़ यू डोंट स्टार्ट नाउ यू विल बी लेट। इसका आंसर बना अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल बी लेट। तीसरा रूल देखते हैं, यदि इफ़ वाले सेंटेंस में डज नॉट का यूज किया गया है, यदि इफ़ वाले सेंटेंस में जो इफ़ से जुड़ा हुआ सेंटेंस है उसमें अगर डज नॉट का उपयोग किया गया है तो उसे हटाकर हम लोग वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि जब भी डज नॉट का यूज किया जाता है प्रेजेंट इन्फिनिट में, सेंटेंस में नेगेटिव बनाने के लिए जब भी सिंगुलर के साथ डज नॉट लगता है तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ा रहता है वो हट जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, अपने को डज नॉट को फिर वापस हटाना है। तो डज नॉट को हटा के वापस जो एस या एस रहेगा उसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वापस इसको लगा देना है जब अनलेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, इफ़ ही डज नॉट वर्क हार्ड, इफ़ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही कांट पास। अब यहाँ पे इफ़ से जो जुड़ा हुआ सेंटेंस है ही डज नॉट वर्क हार्ड, डज नॉट का उपयोग किया गया है। जब अनलेस का उपयोग करेंगे तो इफ़ के बदले अनलेस का इस्तेमाल किए, तो डज नॉट जब हटेगा तो वर्क में जो डज नॉट हटेगा तो वर्ब में एस या ई एस जो है यहाँ पे एस जाएगा वापस। ठीक है, तो एस या ई एस वापस जो है चला जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा वर्क्स हो जाएगा, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कांट पास। तो हमने क्या देखा, डज नॉट लगा रहेगा तो उसको जब हटाएंगे तो वापस एस या ई एस जो है जोड़ देंगे, क्योंकि जब डज नॉट लिखते हैं तो वर्ब से हटाते हैं। यहाँ पे डज नॉट को वापस हटा रहे हैं, डज नॉट को हटा रहे हैं तो वर्क में वापस अपने को एस या एस को लिखना है। ठीक है, तो आंसर क्या बना, इफ़ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही कांट पास का अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कांट पास। ठीक है, ये इसका आंसर बना। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि इफ़ वाले वाक्य में डिड नॉट का उपयोग किया गया है तो उसे हटाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल दिया जाता है। मतलब अगर डिड नॉट का उपयोग किया गया है तो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा उसमें, ठीक है, उसको हटाकर हम लोग सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका, इफ़ शी डिड नॉट इन्वाइट शी वुड नॉट कम। तो इसका बनेगा कैसे आंसर,
इफ़ के बदले अनलेस का उपयोग किए और डिड नॉट को हटा के अपने को जो इनवाइट फर्स्ट फॉर्म है उसको सेकंड फॉर्म में बदल देना है, ठीक है, इनवाइटेड। तो हो जाएगा अनलेस सी इनवाइटेड, ठीक है, क्योंकि इनवाइट जो है सेकंड फॉर्म में बदल गया इनवाइटेड में, डिड नॉट हटा तो ये क्या बना, अनलेस सी इनवाइटेड सी वुड नॉट कम। नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद, यदि इफ़ वाले सेंटेंस में, ठीक है, यदि इफ़ वाले सेंटेंस में तीनों जो हेल्पिंग वर्ब है जैसे डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब के अलावा और कोई सहायक क्रिया, ठीक है, इन तीनों के अलावा और कोई सहायक क्रिया आता है तो उसका केवल हमको क्या करना है, नॉट को हटाना है, ठीक है, केवल नॉट को हटाया जाता है, ठीक है। इस एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, जैसे इफ़ सी इज नॉट इन्वाइटेड सी विल नॉट कम। तो यहाँ पे देखेंगे सी इज के बाद, सी के बाद जो इज लगा है वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन डोंट, ये डू नॉट या डज नॉट या डिड नॉट नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट उन तीनों के अलावा हेल्पिंग वर्ब, अलग हेल्पिंग वर्ब है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इज लगा है तो इज में इज को ना हटा के सिर्फ नॉट को यहाँ पे हटाएंगे, ठीक है। तो इफ के बदले अनलेस लगा, फिर हो गया सी इज इन्वाइटेड, सी इज इन्वाइटेड हुआ, नॉट बस हटा, उसके बाद सी विल नॉट कम। तो आंसर क्या बना, इफ सी इज नॉट इन्वाइटेड सी विल नॉट कम का अनलेस सी इज इन्वाइटेड सी विल नॉट कम। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर सेंटेंस में इफ दिया है, अगर सेंटेंस में इफ दिया है और नॉट नहीं लगा है तो दूसरे सेंटेंस में नॉट लिखा जाता है जब अनलेस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या देखें हमने कि अगर सेंटेंस में इफ दिया है और नॉट नहीं लगा है तो दूसरे सेंटेंस में नॉट लिखा जाता है जब अनलेस का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, इफ़ यू वर्क प्रॉपरली, यदि तुम अच्छे से काम करते हो, इफ़ यू वर्क प्रॉपरली, यहाँ पे देखेंगे इफ़ के बाद नॉट नहीं लगा हुआ है। और दूसरा सेंटेंस क्या है, यू विल सक्सेस, तुम सफल हो जाओगे। अब यहाँ पे अनलेस का इस्तेमाल करना है इफ़ के बदले, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट नहीं लगा है तो अपने को जो दूसरा सेंटेंस है इफ़ के बाद यू विल सक्सेस, इसमें अपने को क्या करना है, नॉट को जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इफ़ के बदले अनलेस लिखे, अनलेस यू वर्क प्रॉपरली, जब तक तुम अच्छे से काम नहीं करते हो, ठीक है, यू विल नॉट सक्सेस, तुम सफलता नहीं प्राप्त करोगे। अगर यहाँ पे नॉट नहीं जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, तुम सफलता प्राप्त करोगे हो जाएगा, ठीक है। तो अलग मतलब निकलेगा इससे, ठीक है। इसलिए अपने को क्या करना है, ये जो दूसरा सेंटेंस है यू विल नॉट, ठीक है, यू विल सक्सेस, इसमें नॉट जोड़ना है, यू विल नॉट सक्सेस। तो आंसर क्या बना, इफ़ यू वर्क प्रॉपरली यू विल सक्सेस का अनलेस यू वर्क प्रॉपरली यू विल नॉट सक्सेस, ठीक है। कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। एक ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कि यहाँ पे नोट फर्स्ट देखेंगे कि कंडीशनल क्लॉज में जो कंडीशन शर्त बताने वाले जो उपवाक्य होते हैं जिसमें इफ़ का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसमें आई, ही और सी के साथ भी वर मतलब WERE वर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वैसे आई, ही और सी के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, बट कंडीशनल सेंटेंसेस में उसके साथ वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, जैसे इफ़ आई वर अ पोएट, इफ़ आई वर, यहाँ पे आई सिंगुलर है और सिंगुलर आई अपने साथ हमेशा वाज लेता है, लेकिन यहाँ पे वर लगा है। तो इफ़ आई वर अ पोएट आई वुड राइट एन इपिक। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि मैं कवि हो जाऊँ, इफ़ आई अ पोएट, इफ़ आई वर अ पोएट, यदि मैं कवि हो जाऊँ तो एक महाकाव्य लिखूँ, आई वुड राइट एन इपिक। तो यहाँ पे शर्त वाली बात है, इसलिए आई के साथ वर लगा हुआ है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे।